Good morning, class. Now we see the change map of democracy. Here we can say that the different reason in the era of 19 to 20 century where the democracy occupy or not occupy. Overall, that half of countries in the world get democratic. As you see in that particular graph, during the 1900 and 1950, this red region is democratic, and during the 1950 to 19, not in 1900, that region is democratic. ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक और रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन 1975। यहाँ इंडिया में भी आ गया बेटा, देखो इंडिया भी आपको डेमोक्रेटिक दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडिया आपको डेमोक्रेटिक दिख रहा है। क्यों? 1947 में हम डेमोक्रेटिक हो गए थे आफ्टर द ब्रिटिश एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है। सिमिलरली एक और ग्राफ है जहाँ 2000 में देखो कितना ज़्यादा, देखो आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पर कितना कम डेमोक्रेटिक था 1950 में, फिर 2000 1975 में और कंट्री डेमोक्रेटिक हुए। फिर यहाँ पर देखो इन द ईयर ऑफ 2000 मोस्ट ऑफ कंट्रीज डेमोक्रेटिक। ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं अब हम बेटा एंड ऑफ कॉलोनिज्म। ठीक है। कॉलोनीज जो बना रखी थी उनका एंड कैसे हुआ? ठीक है। इन द ईयर ऑफ पर्टिकुलरली इन 1787 यूएसए गॉट डेमोक्रेटिक। सबसे पहले ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे बेटा? 1787 में। कहाँ? यूएसए, अमेरिका में आई। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो पहली चीज़ डेमोक्रेसी यूएसए में थी। आपने एक और चीज़ देखी होगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ भी रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गया था, काय की वहाँ भी शुरुआत हो गई थी डेमोक्रेसी की। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे यूएसए में कब आया बेटा? 1787 में। लेकिन वहाँ जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी प्रॉब्लम किसके साथ बेटा? वो वोट करने के राइट्स के साथ प्रॉब्लम थी। वो किस किस को वोट नहीं करने देते थे? वो ब्लैक जो लोग होते थे उनको वोट नहीं करने देते थे, वुमेन को वोट नहीं करने देते थे। मेन जो जिसके पास पैसा है वो ही वोट कर सकता था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इन 19th century the democracy often centered around political equality, freedom and justice. One major demand was the right to every adult citizen to vote. Many European countries that have become more democratic did not initially allow to people to vote. In some countries only peoples owning the property, मतलब जिनके पास पैसा है वही वोट करेंगे। वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वुमेन के पास राइट नहीं था। इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द ब्लैक ऑल ओवर द कंट्रीज कुड नॉट राइट टू वोट इन 1965। मतलब आप देखिए 1965 में यूएसए कितना मॉडर्न कंट्री बनता है, लेकिन 1965 तक उनके पास ब्लैक को वोट देने का राइट नहीं था। ठीक है। अब यहाँ पे एक नई टर्मोलॉजी आती है बेटा, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब ये होता है वहाँ कोई भी कितने कितने भी डिफरेंट लोग हों उनको आपको वोट देने का राइट हो। वो कब आया बेटा? 1893 में सबसे पहले कौन लेके आया था बेटा? न्यूजीलैंड। कब लेके आया था? 1893 में न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे देखो हमारा प्यारा भारत भी होगा। कहाँ पे है हमारा प्यारा भारत? इंडिया। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए और 1950 में हमारे पास इलेक्शन हुआ और हमने वोटिंग राइट सबको दिया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांटेड। ठीक है। इसी को बोलते हैं जहाँ वोट देने का सबको राइट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब जगह पे आपने देखा पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल में थी आफ्टर द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड in 1945, after 1945 some countries got democracy, बट डेमोक्रेसी के साथ कुछ लूप होल्स भी थे। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें इन द केस ऑफ घाना, द कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज। घाना यूज टू ब्रिटिश कॉलोनीज नेम गोल्ड कोस्ट, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी घाना की। ठीक है। और यहाँ पे एक व्यक्ति आया बेटा, उसको बोलते हैं अनकुरमा। अनकुरमा। ठीक है बेटा। क्या नाम है बेटा? अनकुरमा। उन्होंने इलेक्शन किया, इलेक्शन हुए 1966 में, 1957 में इन द इट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1957। इट वाज द एमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका। पहली कंट्री थी जो अफ्रीका में इंडिपेंडेंट। ठीक है। गेन द इंडिपेंडेंस। इट इंस्पायर अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, Nkrumah
become first prime minister and then president of Ghana. He was a friend of Jawaharlal Nehru and inspiration from democrat in Africa. But unlike Nehru जी ने तो डेमोक्रेसी लगाई तो लगी रही, लेकिन he got himself elected president for a lifetime in 1965. It was overthrown by the military. 1966 में देखो बेटा, 1957 में यहाँ इंडिपेंडेंस आया और 1966 तक ये अपना बना रहा है, लेकिन मिलिट्री भी कब तक हर चीज़ का अंत तो होता ही है। तो 1966 में मिलिट्री ने इसको हटा दिया, और उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद हुआ मिलिट्री रूल्स यहाँ पर, ठीक है। देन दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक फॉर अ लॉन्ग। सिमिलरली आप देखें यहाँ पर जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन का भी एंड हुआ कब, इन द ईयर ऑफ 1990. दे चूज बिकम डेमोक्रेटिक. फाइनली सोवियत यूनियन इटसेल्फ ब्रोक डाउन इन 1991. सोवियत यूनियन कंप्रेस 15 रिपब्लिक, मतलब 15 अदर कंट्रीज उनके अंदर से निकले, 15 छोटे छोटे अलग कंट्रीज निकले, ठीक है ना। वो भी डेमोक्रेटिक हुए, ठीक है। Similarly, in the period of major change also took place that India's neighborhood, Pakistan and Bangladesh made transition from the army's rules in 1990. Nepal में भी rules चलते रहे. Kings have many powers to become constitutional monarchs, be guided by elected leader. However, these changes were not permanent. In 1990, General Musharraf brought back army rules in Pakistan. 2005 न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस ऑल, मतलब 2005 में नेपाल में भी किंग था, ठीक है। यहाँ पे 99 में जनरल मुशर्रफ में मिलिट्री रूल लगा रखा है. बट द इंडिया ईयर ऑफ 2008, बट इन 2008 पाकिस्तान बिकम डेमोक्रेटिक अगेन. नेपाल इमर्ज एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द एवोल्यूशिंग द मोनार्ची को हटा दिया गया और वहाँ से ये बना दिया गया, ठीक है बेटा। अब इन बाय द 2016 अबाउट 140 कंट्रीज वर होल्डिंग मल्टी पार्टी इलेक्शन. दिस नंबर वॉज हायर देन द बिफोर. मोर देन 80 previously non-democratic countries have made significant advantage toward the democracy since 1980. But even today there are many country people could not express their opinion freely. मतलब अभी भी बहुत सारी जो कंट्रियां हैं जहां आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहां आपको आज़ादी नहीं है अच्छे से अपनी बात रखने के लिए. एग्जाम्पल के लिए आप म्यांमार को ले लीजिए. म्यांमार एग्जाम्पल है. 1948 में डेमोक्रेटिक हुआ. 1962 में आपका मिलिट्री कूप्स लगा दिया गया. 1999 में इलेक्शन हुए. उसमें जीतकर कौन आई? सूची. क्या नाम है बेटा उनका? सूची इलेक्शन में जीती. कौन जीती बेटा? सूची, ठीक है। लेकिन उनको है ना मिलिट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया और अभी भी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है डेमोक्रेसी और अनडेमोक्रेसी के बीच में, ठीक है ना बेटा। ये थी पॉलिसियाँ कुछ वजह से, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ थी जिनमें डिफरेंट मेकिंग एंड मेकिंग चलती रही डेमोक्रेसी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी कैसा है। तो डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पे है, उसके लिए बेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है UN, ठीक है, यूएन। तो अब उसके बारे में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.